स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम संक्षेप में नेटो कहते हैं, उसके बारे में होगी। नेटो की क्या पृष्ठभूमि रही है, उसकी गतिविधियां किस प्रकार रही है, उसका दोहरा विस्तार कैसे रहा है और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, तथा यह विश्व शांति को बनाए रखने या विश्व में अशांति पैदा करने वाला संगठन है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके जो भी मेंस के एग्जाम है उनके लिए भी जरूरी है और एक आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम नेटो के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जब से रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है। 22 फरवरी को 2 वर्ष उस युद्ध को पूरे हो चुके हैं और वो युद्ध भी कहीं न कहीं जो है नेटो से सीधा संबंधित है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो आपके संगठन है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया और इसकी दुनिया में क्या भूमिका रही है। तो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में स्वीडन जो है वो 32वां सदस्य बना है। पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। स्वीडन की जो सदस्यता थी, इसको लेकर एक तो टर्की है, जिसको अपन पुराना तुर्की कहते हैं, और हंगरी, इन दो देशों को आपत्ति थी। हंगरी को ये आपत्ति थी कि हंगरी के प्रधानमंत्री के बारे में स्वीडन में कई तरह की टिप्पणियां की गई थी उनकी नीतियों को लेकर। इस वजह से हंगरी जो देश था वो आपके नाराज था। और तुर्की में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर जो मुद्दे हैं वो आपके स्वीडन ने उठाए थे। इस वजह से आपके यह देश भी इसकी सदस्यता से नाराज था। स्वीडन जो है वो आपके एक तरह से तटस्थ देश रहा है, लेकिन अब वो इस संगठन को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी पुरानी नीति में बदलाव का ये सूचक माना जाता है। बाकी जो बाल्टिक देश और आपके स्कैंडिनेवियन देश है वो इसके सदस्य बन चुके हैं, लेकिन स्वीडन जो है वो आपके 32वां सदस्य बन रहा है। तो ये एक जिज्ञासा का विषय है आपके। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नेटो है ये आपके अस्तित्व में कैसे आया। अगर हम देखें 4 अप्रैल 1949, तो उस समय जो है ये आपके अस्तित्व में आया और इसका जो मुख्यालय है वो आपके ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, आपके प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है आपके ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके जो पहले महासचिव थे वो लॉर्ड इस्माई थे और इनके स्टेटमेंट से ही नेटो के बारे में हम काफी कुछ जान सकते हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि नेटो का जो मेन उद्देश्य है वो है आपके अमरीकियों को इसके अंदर घुसाना, रूसियों को इससे बाहर रखना और जर्मनों को नीचे रखना। यानी जर्मन को हम थोड़ा सा कम तवज्जो देंगे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर की जो भूमिकाएं रही थी उसको देखते हुए इन देशों ने जो है उनको आपके कम इंपॉर्टेंस देने की नीति जारी रखी। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो जोस स्टोल्टनबर्ग है आपके। ये तो हम प्रेजेंटली जो नेटो है उसकी बात हम करते हैं। अब ये जो नेटो है इसका जो अस्तित्व है वो आपके किस तरीके से आया, क्या इसका बैकग्राउंड रहा। तो आप सभी ने जो है यूएन चार्टर पढ़ा होगा आपके, और यूएन चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद है और उसमें क्षेत्रीय संगठनों जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी आपके प्रोविजन किया गया है। ये जो क्षेत्रीय संगठन है यूएन चार्टर के अनुच्छेद 52 से 54 के बीच में जो है आपके इनके बनाने की बात की गई है और ये एक तरीके से यूएन के पूरक की भूमिका निभाते हैं आपके। एक तरीके से ये आपके यूएन के ही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। और इस तरह के जो सैनिक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन जो आपके नेटो हुआ, वार्सा हुआ आपके, इनके लिए ये अनिवार्य है कि वो कोई भी कार्यवाही करे तो अपने जो रिपोर्ट है वो सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्तुत करते हैं, यूएनएससी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत की जाती है। और अगर 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी अगर उस पर वीटो का प्रयोग कर लेता है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देता है, तो फिर वो कार्यवाही नहीं मानी जाती है आपके। तो ये सब चीजें जो है हम ये देख सकते हैं कि ये संगठन यूएन की बातों को मानने के लिए बाध्य है और उसके पूरक के रूप में ही कार्य करते हैं। सीधे ये कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो पहली बात तो हमें कन्फ्यूजन ये दूर करना है कि ये जितने भी जो सैनिक संगठन है वो किसी पर्टिकुलर पश्चिमी देश ने बना लिए हो या अमेरिका ने बना लिए हो, ऐसा नहीं है। उनकी जो भी कार्यवाही है वो यूएन के मार्फत ही होती है आपके।
अब इस नेटो की जरूरत जो है वो आपके कहाँ पड़ी? देखो ये तो चैप्टर 8 हो गया यूएन का, और अनुच्छेद 52 से 54 में इसके प्रोविजन है आपके। तो हम जब इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ऐसे संगठन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, क्यों हुई, तो आप सभी ने एक शब्द सुना है, शीत युद्ध, कोल्ड वार आपके, और ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। कोल्ड वार जो है वहीं से अपन देखते हैं, जब आपके जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में पश्चिमी देशों ने जब लेट लतीफी की, तो सोवियत संघ इन देशों से नाराज हो चुका था, और वही आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बना। और शीत युद्ध में हम एक तरफ पश्चिमी गुट देखते हैं जिसको पूंजीवादी गुट कहते हैं आपके, और दूसरी तरफ जो था आपके पूर्वी गुट जिसमें आपके सोवियत संघ था, यूएसएसआर था आपके, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इधर जो थे आपके कैपिटलिस्ट देश थे जिसमें अमेरिका और ये जो यूरोप के देश है जो इसके सहयोगी है आपके, ये लोग, ये इसमें आपके शामिल थे। तो इस तरीके से दो गुटों की राजनीति की शुरुआत हुई, और ये दोनों गुट जो थे वो प्रत्यक्ष युद्ध से बचते थे, इसलिए इन्होंने प्रोक्सी या सद्म युद्ध लड़े दुनिया में। और एक तरीके से शीत युद्ध को हम स्नायु युद्ध या तनाव का युद्ध कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह से मानसिक युद्ध था जिसमें एक देश दूसरे देश के खिलाफ दुष्प्रचार करता था और नीचा दिखाने की कोशिश करता था, और बाकी तकनीक और आर्थिक मामलों में भी वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कुछ सैनिक संगठनों की स्थापना की ताकि इन विचारधाराओं को अपने क्षेत्रों में घुसने से रोका जाए। तो पश्चिमी देशों ने तो नेटो बनाया आपके, यहाँ पे इनका तो जो संगठन था वो आपके नेटो था, और इनका जो था वो आपके वार्सा पैक्ट था। तो वार्सा पैक्ट जो था वो इन लोगों का था। तो यहाँ से ये आपके सैनिक गठबंधनों का दौर शुरू हुआ। फिर आपके अमेरिका वगैरह ने पश्चिम एशिया में सेंट्रल एशिया में ये जो आपके सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया, दक्षिण पूर्वी एशिया में सीटो बनाया। तो ये इसी तरह के संगठन थे जो साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए बनाए गए थे। साम्यवादी विचारधारा जो थी वो आपकी मुख्यतः कार्ल मार्क्स के समय से हम मानते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा, और वो वर्ग संघर्ष की बात करती है। वो कहती है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति और आपके सर्वहारा, जिसमें श्रमिक, किसान और ये लोग आते हैं, और इन दोनों के बीच के संघर्ष की कहानी ही साम्यवाद है। और अंत में ये व्यवस्था ये कहती है कि जो सर्वहारा वर्ग है उसी के हाथ में सारे उत्पादन के जो साधन होते हैं और वितरण के जो साधन होते हैं वो उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, और पूंजीवादी जो पूंजीपति वर्ग है उसके पूरे अस्तित्व को ही ये विचारधारा नकारती है। लेकिन रूस कभी पूरी तरीके से साम्यवादी नहीं हुआ, वो एक तरह से समाजवादी देश के तौर पर रहा है, जबकि उत्तरी कोरिया, चीन, आपके क्यूबा, कंबोडिया में भी वहां पर कम्युनिस्ट सरकारें हम देखते हैं आपके शीत युद्ध के दौरान। तो ये जो मुख्यतः शीत युद्ध था वो आपके दो विरोधी विचारधाराओं का युद्ध माना जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध की बजाय परोक्ष युद्ध लड़े गए आपके, तनावों का दौर था, और एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार की रणनीति अपनाई गई आपके। और ये जो आपके काफी समय तक चलता है शीत युद्ध, 80 तक। फिर आपके बीच में तनाव शैथिल्य आता है जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में थोड़ी बहुत संबंध जो है ठीक होते हैं, और बाद में रोनाल्ड रीगन आते हैं, तो फिर नया शीत युद्ध जो है वो आपके शुरू होता है। उस तनाव शैथिल्य को अपन दितांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और फिर जो नया शीत युद्ध शुरू होता है रोनाल्ड रीगन के जो आपके स्टार वार प्रोग्राम के तहत, तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक शीत युद्ध माना जाता है आपके। तो ये सारी चीजें जो है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ बात हम शीत युद्ध के बारे में पूरी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें जाननी जरूरी है कि इसकी जो मेन पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि एंग्लो अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा तथा पश्चिमी यूरोप के देशों को साम्यवादी विचारधारा के फैलाव से बचाना, और उन देशों का सैनिक और आर्थिक विकास करना और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य से ही नेटो की स्थापना की गई थी आप। तो मेन जो उद्देश्य था वो आपके ये था, एक तरह से ये अम्ब्रेला का काम करता था पश्चिमी यूरोप में, ताकि साम्यवादी विचारधारा से इसको बचाया जा सके। और बर्लिन की दीवार जो थी जर्मनी में वो इसीलिए खींची गई, और जर्मनी देश दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी विचारधारा थी, और पूर्वी जर्मनी में जो थी वो आपके साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारधारा थी। फिर आपके 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव आपके राष्ट्रपति बनते हैं सोवियत संघ के, तो वो फिर आपके उदारीकरण की नीतियां अपनाते हैं, जिसको ग्लोस्नोत और पेरेस्ट्रोइका कहते हैं। एक तो पुनर्गठन और एक आपके उदारीकरण।
पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन से संबंधित थी, प्रशासनिक और सारे ढांचे में बदलाव लाना, और जो ग्लासनोस्ट थी वो आपके आर्थिक उदारीकरण की नीति थी। जब ये नीतियां सोवियत संघ ने अपनाई तो फिर अब जो आपके पूंजीपति विचार है या पूंजीवादी जो विचारधाराएं हैं वो अब सोवियत संघ में प्रवेश कर गई, और इसी का ही परिणाम था कि आखिर में सोवियत संघ का विभाजन हुआ। सबसे पहले बर्लिन की दीवार तोड़ी गई 89 में, और पोलैंड जो देश था वो आपके अलग हुआ सोवियत संघ से, और लेक वॉलेसा वहां के हीरो बने। बाद में आपके सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया 91 में, और रूस उसका उत्तराधिकारी बना, और वहां पे आपके बोरिस येल्त्सिन जो थे वो आपके राष्ट्रपति के रूप में उभर कर सामने आए। तो ये एक जो आपके घटनाक्रम था वो हमने पूरा देखा कि किस तरीके से जो है सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ, आपके सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो उस समय जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस ने वार्सा जो पैक्ट था उसको आपके खत्म कर दिया। वार्सा पोलैंड की राजधानी है, उसी के नाम पे इसको वार्सा पैक्ट कहा जाता था, और ये आपके 1954 में इसकी पृष्ठभूमि बनी और 55 में ये अस्तित्व में आया। यानी कि नेटो के लगभग 6 साल बाद जो है वार्सा पैक्ट जो है पूर्णतया आपके फंक्शन में आया या कार्य करना उसने शुरू किया। तो ये सारे जो घटनाक्रम थे वो ये थे। तो रूस ने तो वार्सा को समाप्त कर दिया, और अमेरिकियों ने उनसे वादा किया था कि हम नेटो को भी आपके खत्म कर देंगे अगर आप वार्सा पैक्ट को खत्म कर दोगे तो। लेकिन बाद में 91 के बाद अमेरिका अपनी इस वादे से मुकर गया, और उसने नेटो को जो है बनाए रखा। न सिर्फ बनाए रखा बल्कि नेटो का दोहरा विस्तार किया। दोहरा विस्तार का अर्थ यह था कि एक तो नेटो पश्चिमी यूरोप और एंग्लो अमेरिका में ही आपके उन देशों के लिए बनाया गया था, अब उसका विस्तार पूर्वी यूरोप की तरफ भी किया जाने लगा। तो एक विस्तार तो ये था। दूसरा, नेटो की जो कार्यवाही थी वो केवल और केवल पश्चिमी यूरोप और एंग्लो अमेरिका में ही हो सकती थी आपके। लेकिन अफगानिस्तान युद्ध जब हुआ 2001 में, तो फिर आपके यूरोप के बाहर भी नेटो ने अपनी कार्यवाहियों को अंजाम दिया। तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेटो के दोहरे विस्तार के नाम से जानते हैं, डबल एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो ये सारी बातें जो है वो आपको स्पष्ट रखनी है। अपन अगर इसका स्ट्रक्चरल जो आपके स्ट्रक्चर देखें या स्ट्रक्चरल फॉर्मेट देखें किस तरीके का सेटअप है नेटो का, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि एक तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल है आपके, जिसको NAC कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये इसका भाग है, यानी कि कौन कौन सी बॉडीज है जो नेटो की पार्ट है आपके। तो इसमें प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाला ये संगठन माना जाता है, क्योंकि राष्ट्र के अध्यक्ष जो है वो आपके इसमें शामिल होते हैं। और इसमें आर्टिकल 9 जो है उसमें आपके टोटल जो इसमें प्रोविजन जो है वो आपके किया गया है। तो नाटो के जो कुल अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 9 में जो है वो आपकी इसकी व्यवस्था है, और यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन लिए जाते हैं, आपके सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें क्लियर करनी है। एक तो होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा, और एक होती है सामूहिक रक्षा, कलेक्टिव डिफेंस। तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो आपके इस पर कार्य करती है, और नेटो वगैरह वार्सा वगैरह है वो आपके इस पे कार्य करते हैं। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो आपके थोड़े से अलग है। सामूहिक सुरक्षा का यहाँ ये मतलब होता है कि अगर एक देश पर कोई देश आक्रमण करेगा, कार्रवाई करेगा, तो सारे देश जो है मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। समाधान का मतलब यहाँ नहीं है कि उस पर वापस आक्रमण करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, ऐसा यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। जबकि सामूहिक रक्षा का मतलब है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण समझा जाएगा, और सारे देश जो है मिलकर उस आक्रामक देश का विरोध करेंगे और उसके खिलाफ सैनिक कार्यवाहियों को अंजाम देंगे। तो ये थोड़ी सी सामूहिक सुरक्षा की बजाय ज्यादा एग्रेसिव या आक्रामक जो है वो विचारधारा आपके मानी जाती है। तो कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, ये दोनों आपके चीजें ध्यान में आ गई, और ये आक्रामक विचारधारा मानी जाती है आपके सामूहिक जो है रक्षा का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपके तो दोनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सुरक्षा की बात क्या है और सामूहिक रक्षा की बात क्या है। तो ये आपके तो पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी पे कार्य करता है, इसलिए यहाँ सामूहिक निर्णय की बात आपके महत्वपूर्ण बनती है। फिर यहाँ पे एक है रक्षा नियोजन समिति, डिफेंस प्लानिंग कमेटी जो है, वहां पे उसमें जो आपके जो सदस्य देश है उनके सैनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पे
भाग लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में यहाँ वार टैक्टिस वगैरह बनाई जाती है, आपके सैनिक रणनीतियां वगैरह बनाई जाती है। तीसरा जो है वो आपके परमाणु योजना समूह है और इसमें परमाणु मामलों पर सलाह दी जाती है। तो आपके कई बार जो है मान लो नेटो को कहीं परमाणु हमले का भी अगर खतरा लगे तो फिर वो इस तरह के भी कार्यवाही को अंजाम दे सकता है। और लास्ट में जो है वो आपके सैन्य समिति है जिसमें आपके कुछ सैनिक निर्णय लिए जाते हैं। तो एक तो आपके संरचनात्मक ढांचे में ये आता है। फिर आपके नाटो रिस्पॉन्स फोर्स जो है ये इन लोगों ने 2002 में आपके बनाई, ठीक है ना। और ये जो है भूमि वायु व समुद्र में त्वरित सैन्य कार्यवाहियों के लिए आपके बनाई गई है। जो आपके नाटो के अपन अनुच्छेद 9 की बात करे थे, कुल जो अनुच्छेद है नेटो में वो आपके 14 है आपके, और यूएन चार्टर में 111 है आपके। नेटो रूस स्थायी साझा परिषद ये आपके म्यूचुअल जो काउंसिल है, परमानेंट काउंसिल है, वो बनाई गई है ताकि रूस के साथ भी आपके संवाद को जारी रखा जाए और किन्हीं भी कोई ऐसे मान लीजिए विकट परिस्थितियां भी पैदा होगी जैसे अभी यूक्रेन युद्ध है, तो ऐसे समय में भी जो है वार्ता की जा सके ताकि दुनिया को किसी बड़े आपके युद्ध से बचाया जा सके। तो ये सब चीजें इसलिए है कि डायलॉग को हम सस्टेन कर सके। तो 1997 में गठित थी, दोनों पक्षों के मध्य संवाद को मजबूत करने के लिए आपके बनाई गई। इसी तरीके से एक आपके बर्लिन प्लस समझौता है, ये 2002 में अस्तित्व में आया नेटो और यूरोपियन यूनियन के बीच में। इसमें यह था कि यूरोपियन यूनियन किसी अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में संकट प्रबंधन संचालन हेतु नेटो की जो भी प्रॉपर्टी या परिसंपत्तियां है उसका इस्तेमाल कर सकता है। उसमें आपके नेटो के एयरबेस वगैरह इन सब चीजों का प्रयोग वो कर सकता है। तो यूरोपियन यूनियन को जो है वो आपके ये राइट दिया गया इसमें। फिर आपके आता नेटो के दोहरे विस्तार को लेकर मुद्दा, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है कि हम नेटो को सहायता कम देंगे या नेटो से हम विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि यूरोप के देश जो है, यूरोपियन यूनियन के देश है, वो पूरे बजट में अपनी प्रॉपर भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर हमारा दूसरा मेरा जो काल आएगा राष्ट्रपति का, तो उसमें जो है हम नेटो में काफी हद तक बदलाव कर सकते हैं। तो इस वजह से भी यूरोपियन जो देश है उनमें एक चिंता का माहौल है आपके। तो नेटो के दोहरे विस्तार की बात सबसे पहले जो प्राग सम्मेलन हुआ था नेटो का 2002 में, उसमें ये बात आपके सबसे पहले मजबूती से मुखर हुई, क्योंकि पहली बार जो है बाल्टिक गणराज्य जो थे, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, उनके सहित पूर्वी यूरोप के 7 देश जो थे वो आपके नेटो के सदस्य बने। तो ये नेटो का पहला बड़ा विस्तार माना जाता है आपके। तो दोहरे विस्तार में एक तो आपके इसका क्षेत्रीय विस्तार हुआ आपके नेटो का, और इस क्षेत्रीय विस्तार का मतलब था कि पूर्वी यूरोप के देश जो थे वो इसमें आपके शामिल हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला विस्तार जो था वो 2002 में एक तो सदस्य देशों को लेकर आपके किया गया। इससे पहले 2001 में जो है आपके नेटो की जो गतिविधियां थी, कार्यवाही थी, वो आपके अफगानिस्तान में अपनाई गई जब 9/11 हुआ आपके। तो ये आपके पहली ऐसी कार्यवाही थी जो यूरोप के बाहर जिसको अंजाम दिया गया आपके। तो ये नेटो का दोहरा विस्तार जो था वो आपके माना जाता है। उसके बाद जो है पूर्वी यूरोप के देशों में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया जाने लगा, पोलैंड को अपने घेरे में लिया गया। तो इससे भी रूसी खेमे में चिंता का माहौल बना, और लास्ट में ये लोग यूक्रेन तक पहुंच गए। तो फिर रूस वाले और ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस ये दोनों ऐसे देश है जो आपके पश्चिमी यूरोप और रूस के बीच में एक बफर स्टेट का कार्य करते हैं, और अगर वहां पे नेटो की भूमिका बढ़ जाती है तो ये रूस की प्रत्यक्ष रूप से घेराबंदी हो गई। इसलिए रूस ने जो है प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए यूक्रेन में युद्ध को आपके अंजाम दिया, ताकि यूक्रेन जो है नेटो का सदस्य नहीं बने। और अगर वो नेटो का सदस्य बन भी जाता है तो आपके जो डोनेट्स्क और लुहांस्क जो 2 इलाके हैं वहां पर एक स्वायत्त क्षेत्र जो है या एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जा सके जो कि रूस के आपके पेरीफेरी या डोमिनियन में रहे, उसके आधिपत्य में रहे। तो ये सारी बातें जो थी वो इसी रणनीति के तहत आपके की गई थी। इसी के तहत रूस ने क्रीमिया को अपने आपके राज्य देश में मिलाया था आपके जनमत संग्रह करा के, और वहां पर भी उस समय खूब सारे विवाद की स्थिति आपके पैदा हुई थी जब क्रीमिया का रूस में विलय हुआ था, क्योंकि
काला सागर और अजोव सागर को तो रूसी नौसैनिक बेड़े की जन्मभूमि भी कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ रशियन नेवल फ्लीट। ठीक है, और रूस की समुद्र तक जो पहुंच है वो आपके अजोव सागर और काला सागर किर्च जल संधि इन्हीं से ही संभव हो पाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रूस ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया आपके। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि नेटो का जो दोहरा विस्तार है वो आपके किस तरीके से हुआ। फिर जब 2003 में इराक पर हमला किया गया तो अमेरिका ने कोशिश की कि नेटो की कार्यवाही वहां पे हो, लेकिन आपके जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद थी उसमें आपके रूस वगैरह ने इस कार्यवाही का समर्थन नहीं किया, वीटो हुआ। तो फिर अमेरिका के नेतृत्व में इराक युद्ध लड़ा गया, न कि नेटो के नेतृत्व में इराक युद्ध लड़ा गया। अफगानिस्तान युद्ध था वो आपके नेटो के नेतृत्व में लड़ा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो यूरोप के देश है उनमें भी कई बार जो है आपकी अमेरिकी दखल अंदाजी के खिलाफ भी ऐसी कई बार चीजें भी हुई है, और अफगानिस्तान युद्ध में भी कई सैनिक मारे गए। तो यूरोप में भी जो है देशों में घरेलू विरोध जो है वो होने लगा था। तो इस वजह से भी जो है नेटो की स्थिति काफी हद तक कमजोर हुई थी। तब फिर अमेरिका ने पूर्वी यूरोप के देशों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया और इनको नया यूरोप कहा, जबकि पश्चिमी यूरोप को पुराना यूरोप कहकर संबोधित किया। और यहाँ पर नेटो की गतिविधियों को ज्यादा आपके मजबूत करने की कोशिश की और पूर्वी यूरोप के देशों को इसमें लाने के लिए जो है अमेरिका ने ज्यादा जो है रुचि दिखाई। तो ये सारी जो घटनाक्रम था उसके पीछे मेन उद्देश्य ये था कि रशिया को एनसर्कल करना और रशिया और चाइनीज जो नेक्सस है उसको भी आपके इस क्षेत्र में रोकना, ताकि यहाँ पर अपना प्रभुत्व वो बनाए रख सके। क्योंकि पुराना जो आपके हार्टलैंड थ्योरी है, आज भी दुनिया में रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरिया जो है वो काफी हद तक प्रासंगिक है। और अमेरिका की जो विदेश नीति है वो आपके इसी भू राजनीति के इर्द गिर्द जो है वो आपके घूमती है। और पूर्वी यूरोप का भू राजनीतिक महत्व है क्योंकि रूस का सारा व्यापार, गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम, ये सारा पूर्वी यूरोप से ही पश्चिमी यूरोप में जाता है और रूसी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। तो रूस को अगर अलग थलग करना है, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है, तो पूर्वी यूरोप में बैलिस्टिक मिसाइल और नेटो का विस्तार होना चाहिए। ये सब कोशिश जो है वो आपके अमेरिका की रही है। और स्वीडन वगैरह पर भी, वहां पर भी एक्सेसिबिलिटी है रूस की आपके, क्योंकि कालिनिनग्राड उसका एक एनक्लेव है वो इसी क्षेत्र में है जहां से रूस जो है श्वेत सागर और नीचे बाल्टिक सागर तक अपनी पहुंच बनाए रख सकता है। तो वहां पर भी जो है ये प्रेजेंस जो नेटो का है वो रूस की एक तरीके से घेराबंदी करने से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यूक्रेन युद्ध भी एक तरह से रूसी मजबूरी के रूप में ही अपन समझ सकते हैं, जब नेटो के द्वारा उसकी आक्रामक तरीके से घेराबंदी या एनसर्कलमेंट करने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई है आपके। ठीक है, तो पहली चीज, वर्तमान में नेटो की क्या प्रासंगिकता। देखो, नेटो की जो प्रासंगिकता है शांति बनाए रखने में, वास्तव में है या नहीं है ये हमें देखनी है। क्योंकि नेटो की वजह से जो है दुनिया में अशांति व अस्थिरता की स्थितियां उत्पन्न हुई है, चाहे वो आपके कोसोवा सर्बिया युद्ध हो, चाहे अल्बानिया के मुद्दे हो आपके पूर्वी यूरोप में। ठीक है, और इसी तरीके से जो है आपके अभी यूक्रेन का युद्ध हो, रूसी घेराबंदी हो। ठीक है, सरकारों को अपदस्थ करना, ऑरेंज वगैरह ऐसी कलर रिवॉल्यूशन या हाइब्रिड रिवॉल्यूशन को अंजाम देना आपके। एक शब्द जो है आपको ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे स्थापित सरकारों को सोशल मीडिया के जरिए आपके उखाड़ फेंका जाता है, उसको अपन हाइब्रिड या कलर रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है आपके, ये सब चीजें यहाँ पे नेटो के जरिए या पश्चिमी देश या अमेरिका के जरिए जो है अंजाम दी जा रही है। तो जो है दुनिया में शांति बनाने की बजाय अस्थिरता पैदा करने वाला ये संगठन ज्यादा बनता जा रहा है, जो कि यूएन के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये चाहिए कि इस तरीके की जो है आपके चीजें होनी चाहिए, एक अथॉरिटी कंट्रोलिंग, जो आपके इस तरह के सैनिक जो भी संगठन है उनकी गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। हाँ, उपलब्धियों में हम जरूर देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ नेटो ने जबरदस्त कार्रवाई की थी आपके, और ओसामा बिन लादेन को मार गिराया आपके, अलकायदा के नेटवर्क को खत्म किया। लेकिन फिर भी वो तालिबान को कमजोर नहीं कर सका, और जो आपके यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स थी, असिस्टेंट फोर्स जो थी, उनको आखिर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर भी पूरी तरीके से नेटो को सफलता नहीं मिली आपके। तो ये सारी चीजें जो है
वो आपको ध्यान रखते हुए अपना कंक्लूजन ये देना है कि वर्तमान में नाटो के दोहरे विस्तार की वजह से शांति की बजाय अशांति व अस्थिरता की चीजें उत्पन्न हो रही है, और दुनिया में जो स्थापित सरकारें हैं उनको भी उखाड़ फेंकने के ऐसे भी प्रमाण जो है वो आपके मिल रहे हैं, जिनको गलत तरीके से देखा जाता है। इन परिप्रेक्ष्य में ये आवश्यक है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर ज्यादा विश्वास किया जाए और उसको ही आपके कार्यवाही करने के लिए ऑथोराइज्ड संस्था माना जाए, और जो भी एक्शन ली जाए वो सब जो है उसी के मार्फत ली जाए, और इस तरह के सैनिक संगठनों को कमजोर करने की आवश्यकता है। इनको ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये एक तरीके से पूरे विश्व में शांति की आपके रूप में या एक संस्था के रूप में कार्यवाही कर सकती है। ठीक है ना। तो आपको नेटो का यहाँ पे फेवर नहीं लेना है, क्योंकि नेटो जो है संगठन बनाया यूएन के जरिए है, तो आपको पहले उसकी पृष्ठभूमि बतानी है कि ऐसे क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना शांति, आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, इंटीग्रेशन, इन सब चीजों के लिए यूएन के चार्टर में इनका प्रावधान किया गया था, और ये यूएन के पूरक के रूप में भूमिका निभाते। लेकिन जो क्षेत्रीय आपके गठबंधन है उन्होंने विश्व में आपके शांति और अस्थिरता, शांति व स्थिरता के लिए यूं कह सकते हो चुनौती पैदा की है, और इन परिस्थितियों में ऐसे संगठनों को कमजोर किए जाने की आवश्यकता है या फिर इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और अगर ये ऐसी कोई भी कार्यवाही करते हैं जो विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करती है तो इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में जो है अपने इस चीज को बताना है। ठीक है। तो प्रासंगिकता जो है वर्तमान में हमें जरूरत नहीं है दुनिया में नेटो की, हमें जरूरत है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मजबूत बनाएं, और उसमें बाकी जो देश मांग कर रहे हैं सुधार की, तो उन देशों की भी भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए, और वही वास्तव में विश्व में शांति के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है। और उसमें धर्म के आधार पर भी देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और सुरक्षा परिषद में जो वीटो सहित स्थायी सदस्य है उनकी संख्या ज्यादा की जानी चाहिए। और जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए जो प्रस्ताव लाए गए थे, कार्लसन आयोग हो चाहे आनंद पनेरिया चुन समिति हो, उन सब चीजों के परिप्रेक्ष्य में हमें व्यापक सुधार या बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो आपको इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि नेटो जो है वो आपकी दुनिया के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति और स्थिरता के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, और ऐसे संगठनों को कमजोर करने की आवश्यकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो वक्तव्य है उससे भी ऐसा ही लगता है कि हम कब तक जो है यूरोप की सुरक्षा करते रहेंगे, क्योंकि हमें खूब सारा पैसा और बजट देना पड़ता है, और इसमें अमेरिका की अकेले की भागीदारी 50% से ज्यादा है आपके नेटो के बजट में। तो फिर अमेरिका क्यों चाहेगा कि दूसरों की सुरक्षा का ठेका वो अपने सिर पर ले, जबकि उसकी खुद की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ज्यादा ग्रोथ हम नहीं देख पाते। तो ये देश भी आपके इस चीज से अब बचना चाहते हैं, और यूरोप के देश जो है वो अपनी सिक्योरिटी यूरोपियन यूनियन के तहत जो है अपनी ऐसी एक कलेक्टिव फोर्स बना सकते हैं जिससे वो अपनी सुरक्षा पर कार्य कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई रूस ऐसी आक्रामक नीतियां अपना सकता है पश्चिमी यूरोप या यूरोपीय देशों के मामलों में, तो फिर आपके लिए सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, वहां पर आप जा सकते हो और उसके लिए आप कोई भी एक्शन या कार्यवाही करवा सकते हो। जब पूरी दुनिया करवा रही है तो फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसी परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को लिखने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें नेटो का समर्थन नहीं करना है। ठीक है ना। क्योंकि अब 91 के बाद, हालांकि पहले भी इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी, क्योंकि ये जो संगठन थे ये दुनिया में तनाव ही ज्यादा पैदा करने वाले साबित हुए। हमें इसकी बजाय, नेटो की बजाय, हमें आर्थिक जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, साप्टा है, इस इंटीग्रेशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि दुनिया में हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सके, और वास्तव में जो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम मूर्त रूप दे सके। तो आपको इस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से इन चीजों को कंक्लूड करना है। तो ये सारी बातें जो है वो मैंने आपके बताई। तो ये सारी फैकल्टीज जो है अपने आरएस स्टडी सर्कल से अपन जुड़े हुए हैं, और आपको बेस्ट तरीके से अपन आगे आरएस की मेंस प्रीलिम्स की तैयारी करवाएंगे, और सिर्फ आरएस के लिए ही समर्पित जो है वो हमारा संस्थान रहेगा आपके। फिर आपके इसमें प्रश्न जो है वो आपको ध्यान रखने हैं किस तरीके से मेंस में आ सकते हैं आपके। एक तो आपके कि नाटो के दोहरे विस्तार से आप क्या समझते हैं।
सविस्तार समझा। तो पहले तो आपको ये प्रश्न जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपके वर्तमान में नाटो की प्रासंगिकता को स्पष्ट करो। तो आपको पहले उसकी पूरी पृष्ठभूमि बनानी है, किस तरह का संगठन है, कौन से देश है, ठीक है। और फिर आपको कंक्लूजन देना है और आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पर ज़्यादा फोकस करना है। वही इसका जो अल्टरनेट है और एकमात्र विकल्प है आपके। रिलेवेंस क्या है नाटो की, प्रासंगिकता को स्पष्ट करो। तो आपके इस तरीके के जो प्रश्न है वो आ सकते हैं। या फिर आपके आ सकता है नाटो के संरचनात्मक ढांचे के बारे में बताओ। स्ट्रक्चरल जो बॉडी है वो आपकी किस तरह की है, कौन कौन से भाग है, उनके बारे में आपको बताना। ठीक है। तो ये तो पिछले 2 सालों से या तो नाटो चल रहा है या नाटो चल रहा है, आपके दो ही चीजें हैं जो चर्चा में चल रही है आपके, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको इस तरीके से बतानी है, कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और इनका क्या हम आंसर लिखना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव में। तो ये 100 शब्दों के जो है वो आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो मूल उद्देश्य तो यही था कि अमरीकियों को अंदर लेना, रूसियों को बाहर रखना और जर्मनों के साथ दोगला व्यवहार करना या दोयम दर्जे पर उनको अपने से नीचे रखना। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यहीं से स्पष्ट हो जाता है आपके, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी बातें अपन ने पूरी डिस्कशन की, किस तरीके का ये संगठन है और इसकी दुनिया में क्या भूमिका है। तो आज इतना ही, थैंक यू।